हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों 28 तारीख को आप लोगों का सोशल साइंस का एग्जाम है। उस एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक सवाल की जानकारी मिलेगी और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अभी एग्जाम है, आप लोग काफी समय बचा हुआ। आज 21 तारीख है, आज से लेकर के 22, 23, 24, 25, 26, 6 दिन बचा हुआ। इसमें अगर पढ़ लेते हो तो 40 में 40 पढ़ सकते हो। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे सबको जरूर देख लेना, क्योंकि सोशल साइंस में दोस्तों यहाँ पर घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ रहा था। आप लोग टर्म 1 में भी देखे थे और यहाँ पर 10th वाले का भी ऐसे सवाल आया था। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, एक एक चीज को समझिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग किताब के अंदर से भी ढूंढ कर लाएंगे। बस आप लोग ज्यादा से बच्चों को शेयर करके सभी तक पहुंचाइए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन का भी लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए। चलिए देख लेते हैं। वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है? तो देखो, वनों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वन बाढ़ तथा भूमि कटाव से रोकथाम करता है। जब बाढ़ आ जाता है, ठीक है, तो क्या पानी बहाकर ले चल जाएगा, मतलब पानी बहाकर क्या भूमि को काट कर ले चल जाएगा। लेकिन जहां पर वन होता है, आप लोग देखे होंगे कहीं पर जहां एक पेड़ लगा होता है, उसका जड़ कितना मतलब जकड़े हुए रहता है मिट्टी को। आप देखे होंगे कहीं जोड़िया या तालाब के सामने कि जहां पर कोई पेड़ खड़ा होता है ना, वहां का मिट्टी हिलता तक नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको जड़ पकड़े हुए रहता है। तो समझ रहे हो, इस प्रकार मतलब कोई बाढ़ आएगा तो भूमि को बहा कर नहीं ले जा पाएगा। वनों से हमें कई प्रकार के खाने के सामान भी मिलते हैं। वनों में कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। वनों में लिख देना, कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। वन नहीं रहने पर ये पशु पक्षी विलुप्त हो सकते हैं। तो वनों का हमारे जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है और बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत प्यारा संबंध है, वही क्या ही कहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां है? मतलब जो भी चुनाव होता है तो उसके सामने क्या चुनौतियां आती है, क्या समस्याएं आती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं हो पाता है? क्या क्या कारण है उसमें कि निष्पक्ष मतलब साफ सुथरा चुनाव क्यों नहीं हो पाता है? अब आप लोग खुद से आंसर देने लगोगे ना, अभी क्योंकि अभी हाल ही में आप लोग क्या बोलते हैं, पंचायत चुनाव हुआ। तो देखो क्या क्या है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां क्या है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां में शामिल है। क्या क्या है? उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन शक्ति, सबसे बड़ी चीज। यहाँ पर पैसों के बल पर उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और पैसा बांट कर वो जीत भी जाता है। लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूं, बार बार याद रखना, जो पैसे के बल पर चुनाव जीत रहा है, चुनाव जीतने के बाद वो सारा पैसा वापस भी ले लेगा और उसमें क्या होगा, आप लोगों को दिक्कत होगा। तो 100, 200, 1000 रुपया के लिए अपना जो नेता है उसको गलत मत चुन लेना यारो, नहीं तो बहुत दिक्कत है। आगे देखो, राजनीतिक मैदान में प्रवेश करने वाले आपराधिक तत्व, और क्या मैक्सिमम जो आ जाते हैं आपराधिक तत्व वाले लोग आते हैं, ठीक है, गुंडा करता है, किसी का खून कर देता है, वो लोग एकदम नेता में खड़े हो जाते हैं, जीत भी जाते हैं ऐसे लोग। पारिवारिक राजनीति, ठीक है, पारिवारिक राजनीति होती है कि नहीं भाई हम इस पार्टी में है, ठीक है, हम इस पार्टी को वोट देंगे। नहीं, जो सही पार्टी है उसको वोट दो, ठीक है, बाकी सब अलग। नीतियों और व्यवहार में पार्टियों की समानता, और लगभग सभी पार्टियों की नीतियां समान होती है ना। सभी आकर बोलेंगे हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब किसी पार्टी में एक अलग टाइप का चीज नहीं दिखता है कि हाँ चलो भाई हमको ये अच्छा लगा। सब में एक जैसा, जनता खुद परेशान अरे करे तो क्या करे। मतलब उनके सामने वो मतलब विकल्प ही नहीं होता है कोई अच्छे कैंडिडेट का। तो जनता भी खुद कभी कभी कंफ्यूज होती है किसको वोट दे किसको ना दे, क्योंकि कोई अच्छा उम्मीदवार ही नहीं मिलता है। चलो नेक्स्ट में मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे वोट दे देना। देखो नेक्स्ट क्या है, नुकसान छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान। मतलब नुकसान होता है किसे, यहाँ लिखना काट देना, छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार जो होता है, मतलब जो छोटा दल होता है या फिर निर्दलीय जो होता है, जो किसी दल से नहीं होता, उन्हें नुकसान होता है क्योंकि वो चेहरा जाना पहचाना नहीं होता है। लेकिन अगर कोई जाना पहचाना ना भी हो, बड़े पार्टी से खड़ा हो जाए तो पार्टी को देखकर ही लोग वोट दे देते हैं। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है कि मोदी के नाम पर छोटा मतलब कुछ भी कोई भी जीत गया है। नाजियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो देखो, हिटलर, नाजी मतलब क्या, जो हिटलर का विचारधारा था वो, उस विचारधारा के जो लोग थे, तो हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थानों को समाप्त करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो क्या चाहता था, क्या सिर्फ मेरा ही शासन हो और लोगों का शासन नहीं। लोग तो तुच्छ लोग है ना, उनको कुछ मानता ही नहीं था वो हिटलर। इसलिए अभी कहा जाता है जो अपनी सुनता है, जो किसी की नहीं सुनता, उसको कभी कभी आप लोग हिटलर की उपाधि भी देते हो। लेकिन कभी सोचे हुए हिटलर मतलब क्या? ठीक है, वो एक शासक था, मतलब महान तो नहीं कहोगे इसके, क्योंकि वो खुद अपने सोचता था, अपने बारे में सोचता था, मतलब लोगों के बारे में कम ही सोचता था वो हिटलर। ठीक है, तो इसलिए आप कभी कभी देखो ना, हिटलर बोलता है किसी किसी को जो अपना करने लगता है। तो देखो क्या नेक्स्ट पॉइंट, जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी को छीन लिया। मतलब क्या, एक अध्यादेश जारी किया 1933 फरवरी में, जिसमें क्या प्रेस, मतलब समझ रहे हो, रिपोर्टिंग करने की, मीडिया की आज़ादी को छीन लिया, सभा करने की आज़ादी छीन लिया। आप सभा नहीं कर पाओगे, जुलूस नहीं निकाल पाओगे, सारी चीज़।
नेक्स्ट पॉइंट, 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई। वही 3 मार्च में क्या, एक विशेष अध्यादेश जारी किया गया, ठीक है, और इसके माध्यम से क्या, एक तानाशाही स्थापित कर दी गई। मतलब अब जो सरकार बोलेगा, जो तानाशाह बोलेगा वही होगा, वो जो मन चाहे करेगा, जनता का सारा रोल खत्म हो गया। ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्य ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्य ने क्या पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब ये अपनी मन मुताबिक काम नहीं कर सकते, न्यायपालिका किसी को न्याय नहीं दिला सकता। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। ठीक है, मतलब कुछ हो था, फोर्स यहाँ पर किया गया था, फोर्स रिक्रूट किया गया था, फोर्स को लाया गया था। ठीक है, उस प्रकार से निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या है? तो न्यूनतम समर्थित मूल्य देख लो, क्या वो मूल्य होता है जो सरकार किसानों के लिए तय करती है। एक दोस्तों ऐसा मूल्य होता है ना, मतलब उससे कम में कोई किसानों से सामान नहीं खरीद सकता है, तो वही न्यूनतम समर्थित मूल्य जो सरकार तय करती है। जब भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी को कहता है, ठीक है, सबको मैंने कह दिया एक साथ, अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। मतलब उससे कम कोई नहीं देता, सरकार जितना तय किया उतना ही आपको देना पड़ेगा, उससे कम नहीं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। अब ज्यादा दे सकते हो, कम नहीं। बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक एक ऐसा प्रणाली है दोस्तों जिसके तहत सरकार ना मतलब किसानों से फसल को खरीद करके रख लेता है। वही लिखा है देखो कि बफर स्टॉक एक ऐसी प्रणाली योजना है जो अच्छी फसल के समय कीमतों को एक निर्दिष्ट सीमा के नीचे गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदती है और स्टोर कर लेती है। मतलब क्या, सरकार किसानों से खरीद के रख लिया, ताकि वो तो न्यूनतम समर्थित मूल्य है ही, उस मूल्य पर खरीद के रख लेता है, ताकि जब बाद में काम आए तो वो लोगों को वो चीज दे सकें, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जो भी मतलब बफर स्टॉक आपका एक प्रकार का स्टॉक है जहां पर सरकार अनाजों को स्टॉक करके रखती है। निर्गम कीमत क्या है? जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। मतलब क्या, जब गरीब लोगों को, ठीक है, जिनके पास कमी होता है, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, उन्हें बाजार से कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? उस कीमत को कहते हैं निर्गत कीमत। जैसे आप राशन कार्ड से ले सकते हो ना, कम कीमत पर मिल जाता है। 1 रुपया किलो चावल भाई साहब दुनिया में कहाँ मिलेगा? नाज़ी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? नाज़ी लोग मतलब जो हिटलर कह सकते हैं नाजीवादी जो लोग थे, वो यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? तो देखिए निम्न वजह थी, क्या क्या वजह थी। पहला वजह, नाज़ी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है। मतलब कह सकते हैं ना, अभी समाज में आप देखे होंगे ना कि उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, भेदभाव होता रहता है। उसी प्रकार का था कि नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर जो यहूदी थे, यहूदी लोग विश्व के सबसे निम्न स्तरीय नस्ल के लोग थे। तो जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी ही है। ये किसका विचारधारा था? नाज़ी लोगों का, नाजीवादी लोगों का, जो कि हिटलर की विचारधारा के लोग थे। यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग वस्तु में रहते थे, जिन्हें घेटो कहा जाता था। वो बिल्कुल अलग समाज में रहता था। ठीक है, जर्मनों के अनुसार यहूदी आदतन हत्यारी और सूदखोर थे। जर्मन क्या मानते थे? ये जर्मन मतलब वही नाजीवादी बोलो या फिर नाज़ीवादी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों को तो नाज़ीवादी कहा जाता है। तो उन लोगों के अनुसार यहूदी आदतन हत्यारी और सूदखोर थे। उन लोग ये मानते थे यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे। यहूदी लोग क्या करते थे? व्यापार करता था। किस चीज का? धन उधार देने का धंधा ही सारा चीज करते थे। व्यापार करता था, धन उधार देता था, लेता था, सूदखोरी का काम करता था। औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ? 2 कारण बताएं। तो देखिए, उस काल को जब अंग्रेज ने यहाँ अपना शासन किया उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। औपनिवेशिक मतलब समझो जब ब्रिटिश आकर हमारे देश में बिजनेस करना शुरू कर दिया, उस काल को ही औपनिवेशिक काल कहते हैं। ठीक है, इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार है। तो वही चीज है, जो ब्रिटिश आकर हमारे देश में बिजनेस किया, शासन किया, उसी काल को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। मतलब जब तक यहाँ पर ब्रिटिश थे। पहला क्या है? अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना और कपास का खूब विस्तार किया, क्योंकि इनकी खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती थी। इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी व्यावसायिक फसलों की पैदावार को बढ़ावा दिया गया। समझ गए? आगे देखो दोस्तों, क्या है? शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों है? ये रहा मेन सवाल। क्या बोला है? शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण जो लोग होते हैं, उनको कैलोरी की अपेक्षा मतलब खाने में जो ज़्यादा खाना कह सकते हो क्यों है? तो भाई साहब, ग्रामीण लोग मेहनती होते हैं। देख लो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहरी लोगों की अपेक्षा अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। आप लोग और भी कुछ बना कर इसमें लिख सकते हो। समझ गया ना?
किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? तो जब कोई आपदा आती है, डिजास्टर आती है, तो खाद्य सुरक्षा मतलब खाने पर कैसे यहाँ पर प्रभाव पड़ता है? तो देखो निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है क्या क्या? प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन में गिरावट आती है। खाद्यान्न मतलब जो खाने का सामान है, गेहूं, अनाज, जो भी अनाज है, इनमें कुल उत्पादन में क्या होती है? कमी आती है। सूखा हो गया तो अनाज पैदा नहीं होगा, बाढ़ आ जाएगा तो भी मर जाएगा। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट में बोल रहा है खाद्य की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाती है। अब सोचो फसल नष्ट हो गया, जहां पर पहले 1 क्विंटल आलू होता था, मैं जस्ट एक मान रहा हूं, ठीक है, 1 क्विंटल आलू होता, अब 10 किलो आलू हुआ, तो अब जरूरत से मतलब जाहिर सी बात है कि दाम बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि अब चीज़ों में कमी हो गई है। कुछ लोग ऊंचे मूल्य पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं, और सबके पास तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग ऊंचे ऊंचे दामों में खरीद ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है जो हजारों लोगों की मौत का कारण होता है। और व्यापक भुखमरी, भुखमरी में क्या, लोगों को खाना ही नहीं मिलता है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, चावल नहीं मिलता है, तो ये भुखमरी होता है ना, तो हजारों लोगों को इससे मौत का कारण हो सकता है। यदि आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। यही चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे। और लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है? तो देखो निम्नलिखित कारणों से चुनाव की आवश्यकता है। क्या क्या? अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। मतलब क्या? अधिकांश लोकतांत्रिक मतलब सभी कह लो कि लोग शासन करते हैं ना, लोगों ने जो कहा, ठीक है, प्रतिनिधि वही करते हैं। प्रतिनिधि पहले वादा करते हैं कि भाई मैं जीतूंगा तो ये चीज़ करूंगा, मतलब लोग के लिए काम कर रहा है। ठीक है, बिना चुनाव के हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर। अब बिना चुनाव मतलब लोकतंत्र तो नहीं है ना, आप खुद का मत ही नहीं रख पाओगे, चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र कहाँ से होगा? लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र की बहाली के लिए कि लोकतंत्र हाँ काम करे, इसलिए तो चुनाव होता है, ताकि सभी अपना मत दे और सरकार को चुने। चुनाव के माध्यम से हम किसी भी सरकार को बदल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी जो सत्ता में है उसको आपको पसंद नहीं, वो काम नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट चुनाव में आप दूसरे को वोट दे दीजिए, वो जीत जाएगा। चुनाव से हमें सही और ना मनपसंद प्रतिनिधि को सरकार चुन सकते हैं। आपको जो मन में पसंद है, ऐसा नहीं कि देखने में अच्छा, यार जो सच में अच्छा काम करे उसी को चुना जाता है इसमें। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई है। मतलब भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिया गया अधिकार। कौन सा? मानव जो ये सब है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंध अधिकार, और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है। मतलब ये सारे अधिकार है, और यही दोस्तों मतलब मानव का जो अधिकार है, मूल अधिकार, उसे ही मानवाधिकार कहते हैं। समझ गए? तो यही चीज़ लिखा है कि बिल्कुल गर्व के साथ जीने का, अपमान नहीं करने का। समझ गए हो? वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो वन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? मैंने जस्ट पॉइंट लिख दिया, आप लोग उसको डिटेल में लिखोगे। ठीक है, ये इतना ही नहीं, ये बहुत बड़ा आंसर बनेगा। वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं, तो इसमें आप डिटेल में लिखोगे कि वन संरक्षण के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसके तहत वनों की कटाई पर रोक होना चाहिए। अगर कोई वनों की कटाई करता है तो उसे दंड देना चाहिए। इस प्रकार बनाकर लिखोगे। इसमें वृक्षारोपण, इसमें क्या लिखोगे? हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि वृक्षारोपण से वनों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो इस पर भी सभी लोगों को जागरूक होकर सभी वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ों को काटने पर रोक लगाना, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर अगर पेड़ काटते जाएंगे तो वन खत्म होते जाएंगे, इसलिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। वनों को आग से बचाना, और वनों में अगर आग लग जाएगा तो वनों को आग से भी बचाना चाहिए, क्योंकि वनों में आग लगे तो वन समाप्त हो जाता है, इसलिए इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। बना के आप लोग इसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिटेल लिखा नहीं, लेकिन आप सबके बारे में डिटेल लिखोगे कम से कम 3-4 लाइन करके। वनों को अधिक चराई से बचाना, और वनों को अगर अधिक चरा देगा, ठीक है, क्योंकि वन कब बनता है? छोटे पौधा ही बड़ा होकर पेड़ बनता है, और वही बहुत सारे पेड़ मिलकर वनों का निर्माण करता है। तो जब छोटा पौधा ही रहेगा, उसी को अगर कोई चर जाएगा, ठीक है, चरना मतलब गाय खा जाएगी। ठीक है, अब जो गाय चराए वही लोग जानता है ना। अब लोग गाय चराए कि नहीं, चराए हैं कि नहीं, कमेंट जरूर बोलना। तो अधिक चराने से बचाना चाहिए, क्योंकि वो छोटे पौधे में अगर उसको खा देगा तो पेड़ नहीं बन पाएगा, पेड़ नहीं बनेगा तो फिर वन नहीं बन पाएगा। यही चीज़ है। किसी देश की आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है, इस कथन की व्याख्या करें। तो देखो, किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच विपरीत संबंध है। मतलब अगर आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तो निर्धनता में कमी आती है। आर्थिक विकास मतलब क्या? पैसों के मामले में अगर कोई सशक्त होगा, पैसे उसको मिलेंगे तो गरीबी नहीं रहेगा, निर्धनता में कमी होगी। वही चीज़ है। आर्थिक विकास मतलब क्या? वो पैसों के मामले में सक्षम होगा। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और विकास होगा तो निर्धन लोग कम होंगे। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही है। आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि
वही घनिष्ठ मतलब कह सकते हो विपरीत संबंध है। आर्थिक समृद्धि घनिष्ठ मत लिखना, विपरीत लिखना, ठीक है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाती है। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, मतलब आर्थिक समृद्धि हुआ, वो पैसों के मामले में सक्षम हो गया, ठीक है, तो उसको ज़्यादा अवसर मिलेगा, ठीक है। अब वो कहता नहीं कि पैसा आता है तो ही दिमाग खुलता है, उसी प्रकार का है, ठीक है। और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाती है, मतलब अब पैसा किसी पास होगा तो अलग अलग वो चीज़ में निवेश कर सकता है। मानव विकास में निवेश के लिए मतलब अपना विकास के लिए वो अलग अलग कर सकता है निवेश, फैक्ट्री खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोग अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के प्रोसेस करते हैं। और शिक्षा में निवेश करता है ताकि मेरा बेटा बेटी पढ़कर आगे बढ़े, कुछ अच्छा सा नौकरी करे, ताकि वो निर्धनता के स्तर को हटा सके। ये सारा चीज़ में लिखा हुआ है, आप लोग बना बना के लिख सकते हो। अगला सवाल है कि भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। तो भारत की चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटक क्या क्या देख लिए। चुनाव की सबसे पहले घोषणा करता है, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दिशा निर्देश तथा घोषणा किया था कि हाँ ऐसे ऐसे चुनाव होगा, इस दिन चुनाव होगा, उसकी घोषणा होती है। फिर सभी लोग लग जाता है होड़ में, नामांकन पत्र भरना है, भाई मुझे भी नेता बनना है। तो सब लोग जितने सारे प्रत्याशी होते हैं, आपको भी होंगे, वार्ड मेंबर, मुखिया, पार्षद, क्या क्या होंगे, ठीक है। अभी हाल ही तो चुनाव हो रहा है झारखंड में, दोहरा चुनाव का पत्र भरा जाता है, ठीक है। कल तो रिजल्ट होने वाला है शायद ना चुनाव का। चुनाव चिन्हों का आवंटन, जिन प्रत्याशियों का मतलब जिन प्रत्याशियों को जांच के बाद चयन हो जाता है, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चिन्ह दिया जाता है कि हाँ तेरा भाई ये चिन्ह है, तेरा एसी छाप है, तेरा टॉर्च छाप है, तेरा बल्लेबाज छाप है, अलग अलग सबको छाप दिया जाता है। फिर घोषणा पत्र जारी करना, प्रत्येक राजनीतिक चुनाव जीतने प्रत्येक राजनीतिक दल, यहाँ पर राजनीतिक दल लिख देना, ठीक है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतने पर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की घोषणा करता है, यानी कि पहले ही, अब आप नेता में खड़े होंगे तो पहले बताओगे ना जनता को, भाई मैं जीतूंगा तो सबको 1-1 लाख दूंगा, भाई मैं जीतूंगा तो सबको एक मर्सिडीज कार दे दूंगा, भाई मैं जीतूंगा तो सबके घर एकदम पक्का बनवा दूंगा। इतने सारे यार वादा कर दो ना, अब ऐसे ही चुनाव जीत जाओगे। ठीक है, चलो मैं मजाक कर रहा था। तो वही लोग करते हैं ना कि चुनाव के टाइम तो कुछ भी लोग वादा करके चले जाते हैं, लेकिन क्या सच में वो चुनाव के बाद पूरा करते हैं? कमेंट करके बोलना। आगे देखो क्या है, नेक्स्ट चुनाव अभियान, उसका चुनाव अभियान शुरू होता है, ठीक है। एकदम पूरा होर्डिंग लेके, पैम्पलेट्स लेके, घर घर में अब की बार मोदी सरकार, या अब की बार, साथियों दोस्तों याद रखे, क्या बोलता है, एसी छाप हमारा है, वहीं पर बटन दबाना है, क्या क्या पूरा बोलते हैं ना, वही चीज़ है। चुनाव प्रचार में सभी लोग लग जाते हैं। साथियों भूले नहीं आपका अपना चुनाव चिन्ह, ठीक है, टीवी छाप या फिर टॉर्च छाप, ठीक है। तो ये चीज़ चुनाव में अभियान में लग जाता है। फिर होता है मतदान, आ जाता है मतदान का दिन, जिसमें सभी नागरिक, हम जो भी 18+ उम्र वाले होते हैं, जिनका वोटर कार्ड बन जाता है, वो लोग क्या करते हैं, चुनाव में अपना मतदान केंद्र जाकर मतदान करते हैं। फिर मतों की गणना होती है, मतदान हो जाने के बाद प्रत्याशियों को मिले मतों की गिनती की जाती है और परिणामों की घोषणा, मत की गिनती के बाद प्राप्त मतों की घोषणा की जाती है। जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है उसे विजयी घोषित किया जाता है और डम डमाने के एकदम बजा बजा के वो मौज मस्ती करता है कि चलो भाई जीत गए। अब जितना मतलब क्या, चुनाव 2 चरणों में होता है। पहला चरण में क्या हुआ कि नेता चल गए जनता के चरणों में, दूसरा चरण में अब जनता जाएंगी नेता के चरण में। चलो आगे देखो, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें तो निम्नलिखित कारक क्या क्या देख लो। तापमान सबसे पहला है। एक पौधे को अपने विकास के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम तापमान होने पर पौधे पनप नहीं सकते हैं, और इसी तरह उच्च तापमान में भी पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, झुलस जाते हैं। वर्षा है सेकंड पॉइंट में, यह वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न पौधों हेतु वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न आवश्यकता होती है, मतलब हर एक पौधे के लिए एक जैसा नहीं, किसी को ज़्यादा चाहिए, जैसे धान रोपने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, उसी प्रकार वर्षा की मात्रा में भी हर एक पौधे के लिए वर्षा की मात्रा क्या अलग अलग चाहिए, पानी की मात्रा अलग अलग चाहिए। मिट्टी के प्रकार, उसकी अपनी पृथक विशेषता का भी वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। भारत में बांगर मिट्टी के क्षेत्र की वनस्पति खादर मिट्टी के क्षेत्र की वनस्पति से भिन्न होती है। मतलब बांगर में अलग वनस्पति पनपते हैं, खादर में अलग पनपते हैं, ठीक है। धरातलीय स्वरूप, धरातल का स्वरूप भी वनस्पतियों को प्रभावित करता है, कैसा जमीन का स्वरूप है। सूर्य का प्रकाश पौधों की वृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है तो यह आवश्यक है, ठीक है। जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? तो जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणराज्य की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, इस सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। क्या क्या कारण था कि जर्मनी में आर्थिक मंदी मतलब पैसों की कमी हो गया, वाइमर गणराज्य की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति और जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी के कारण दोस्तों वहां पर नाजीवाद का उदय हुआ था। वस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो देखिए वस्तर के लोगों ने क्यों विद्रोह किया अंग्रेजों के विरुद्ध में।
बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्ष को बचाने के लिए, कौन सा वृक्ष, साल के वृक्ष को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बोलोगे सर कोई विद्रोह, कोई मतलब कुछ नाम है क्या? नहीं, विद्रोह का ही नाम था कोई। क्या नाम था? कोई विद्रोह, विद्रोह का नाम था। किस वृक्ष को बचाने के लिए? साल के वृक्ष को बचाने के लिए। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उनसे मिलने वाले वनोपज भी पर ही आधारित है। और बस्तर में जो आदिवासी जनजाति रहते हैं दोस्तों, वो पूर्णतः वनों पर ही आधारित, तो लोग वनों से ही जो उपज आता है उससे खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। वनों के लिए आदिवासी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, समझ रहे हो? अगर कोई वनों पर खतरा करेगा तो उसका जान ले भी सकता है, और वनों की रक्षा करने के लिए अपना जान वो दे भी सकता है। चलो ये फिल्मी वाला डायलॉग हो गया ना। आगे देखो, इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उस पर कुछ ठेकेदार को दे दिया था, जाओ वनों की काटो, वनों को काटो, ठीक है, उससे पैसा वसूलो। तो इस प्रकार उसको रोकने के लिए वहां पर बस्तर के आदिवासियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। नहीं, वनों की कटाई नहीं होगा, वनों के लिए हम जान ले भी सकते हो, जान दे भी सकते हैं। फिर सरकार को वहां से, मतलब ब्रिटिश सरकार को वहां से भागना पड़ा था। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया था? निर्धनता मतलब गरीबी रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो देखो, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन सब को देख करके दोस्तों निर्धनता रेखा तय किया जाता है। देखिए और क्या, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर भी आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ठीक है, एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। मतलब क्या ग्रामीण ज़्यादा खाते हैं क्या? 2400 कैलोरी चाहिए ग्रामीणों को, और शहरी लोगों को 2100, इसलिए कहते हैं कि ग्रामीण लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इससे कम होने पर उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। समझ गए? मतलब इतना, शहरी गाँव में कितना, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए, और शहरी नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए। इससे अगर उसका कैलोरी कम पहुंच रहा है, नहीं मिल रहा है उसको, तो उसको निर्धनता रेखा में काउंट किया जाता है। और इन सबको देखा जाता है क्या क्या, कि किस प्रकार जीवन निर्वाह हो रहा है, खाना मिल रहा है कि नहीं, कपड़े, जूते, ईंधन और जो बुनियादी सुविधाएं, चिकित्सा, ये सब मिल रहा है कि नहीं। इन सबको देख करके दोस्तों निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके अधिक गेहूं तथा चावल खरीदता है, उनका भंडारण करता है। किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार FCI अनाजों का भंडारण करता है। मतलब क्या, FCI क्या करता है? किसानों से चावल खरीदता है, गेहूं खरीदता है और उसका भंडारण करता है, और इसके लिए उसे उचित मूल्य भी देता है। ऐसा नहीं कि फ्री में देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार तय करती है ना, वही मूल्य। और इस प्रकार वो अनाजों का भंडारण करता है। कौन? FCI। आप लोग सुने होंगे कि FCI का गोडाउन, मतलब FCI का गोडाउन मतलब क्या, FCI में खाद्यान्न को रखा जाता है। दोस्तों ये था आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो को पूरा देखिए और सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, एक एक क्वेश्चन को समझने के लिए, ताकि वो भी समझ जाए एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता कि हाँ ऐसे भी क्लासेस चल रहे हैं, तो उनको बताइए और बताइए कि हाँ अच्छे से तैयारी करते हैं, एग्जाम में अच्छा नंबर आ पाए। चलो, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी लिखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।